हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में अपन क्या अभिक्रिया का वेग पढ़ चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया का जो वेग है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि भाई अभिक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी या रासायनिक गतिकी कहते हैं। तो अब अपन उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखो, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसको वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो, एक तो मैं पहले पॉइंट लिख देता हूँ आपको, है ना, फिर उनको एक एक को अपन क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। भाई इसको इससे ऐसा प्रभाव पड़ेगा, इससे ऐसे करने से बढ़ेगा, ऐसे करने से घटेगा, इस तरह से। पहला इसका कारक है कौन सा, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। फिर है अभिकारकों की बंध बनाने की प्रवृत्ति, बंध की प्रवृत्ति। फिर है अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर अपन ऐसे बोले भाई अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके अलावा उत्प्रेरक, उसके अलावा ताप, और फिर 6 पॉइंट है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव। देखो, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। जैसे मान लो अपने पास में कोई दो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एक ही, पहले अपन एक रासायनिक अभिक्रिया मान लो, जैसे मान लो ये ए है और ये बी मिलकर के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी की जो सांद्रता है वो अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। मतलब अगर अपन ए और बी की सांद्रता बढ़ा दें तब अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो ये इतने ही रखें तो, और या फिर मान लो अभिक्रिया की जो सांद्रता है उसका अगर वेग को अपन घटा दें, अभिक्रिया की जो सांद्रता है उसको घटा दें तो अभिक्रिया के वेग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर अपन अभिक्रिया की जो सांद्रता है, अभिकारकों की जो सांद्रता है उसको अगर अपन बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। ठीक है, अभिक्रिया कारकों की जो सांद्रता है उसको बढ़ाने पर वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर सांद्रता को घटा देंगे तो क्या होगा, वेग घट जाएगा। ठीक है, या फिर इसको तो अपन डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सांद्रता की क्या है, समानुपाती है। मतलब इसमें जो चेंज करेंगे वही इसमें होगा। ठीक है, तो अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, सांद्रता घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, घटेगी। इसको अपन ऐसे इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्शन है SO2 और O2 मिलकर के मान लो SO3 बना रहे हैं। अब अपन शुरू में क्या करते हैं कि मान लो इसके 5 मोल लें, इसको बैलेंस कर देता हूँ मैं, इधर 3 है तो ये हाफ लिख दिया। अगर मान लो इसके 3 मोल हैं, ठीक है, और इसके मान लो 5 मोल हैं, ठीक है, तो इधर इन दोनों में से मान लो इसके जितने भी मोल बनते होंगे, ठीक है, वैसे रस समीकरण मिति के गुणांक के हिसाब से इनके पता चलता है भाई कितने बनेंगे, है ना। तो रस समीकरण मिति के हिसाब से बनते हैं वैसे। तो रस समीकरण मिति में ना जा करके आपको मैं ऐसे बता दूं भाई इसके कितने भी बने। अब बिना रस समीकरण मिति लगाए अपन क्या करें, मान लो इसके 3 मोल हैं और इसके 5 मोल हैं, तो रस समीकरण मिति भी देख ही लो आप। जैसे मान लो इसका 1 है ना इसके आगे, और इसके आगे कितना है, आधा, और इसके आगे कितना है, 1। तो रस समीकरण मिति का मतलब ऐसे होता है, अगर इसका 1 मोल खर्च होगा तो ऑक्सीजन का आधा मोल खर्च होगा और SO3 का 1 मोल बनेगा। ठीक है,
अगर SO2 का 1 मोल खर्च होगा तो जो ऑक्सीजन है O2 उसका आधा मोल ही खर्च होगा, और जो ये जो SO3 गैस है उसका 1 मोल बनेगा। अब इसके हिसाब से देखो, अगर इसके 3 मोल खर्च होंगे तो इसके कितने होंगे, आधे, मतलब 1 का आधा, तो 3 के आधे कितने हो जाएंगे, 1.5 मोल। ठीक है, तो अगर इसके पूरे 3 मोल खर्च हो गए तो इसके कितने खर्च होंगे, 1.5 मोल। ठीक है, और इसके कितने बनेंगे मोल, 3 मोल इसके बन जाएंगे SO3 के। वापस से देख लो, अगर SO2 गैस है उसका 1 मोल खर्च हुआ, O2 का आधा मोल खर्च हुआ, तो 1 मोल SO3 का बनेगा। ठीक है, तो अगर इसके 3 मोल खर्च होंगे, ठीक है, तो O2 के कितने खर्च होंगे, 1.5 मोल ही खर्च होगा। ठीक है, और SO3 के कितने मोल बनेंगे, 3 मोल बनेंगे। ठीक है, अब भी इन दोनों में से क्या देखते हैं अपन, लिमिटिंग रिएजेंट देखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पहले खत्म हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पहले खत्म हो जाता है। अब इसके 3 मोल पूरे खर्च हो गए और इसके 1.5 मोल ही खर्च हुए, है ना, तो इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ, SO2। अब जो अभिक्रिया होती है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही होती है, मतलब उसकी सांद्रता में परिवर्तन करने पर उत्पाद में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर अपन SO2 और O2 है, ठीक है, ये तो अभिक्रिया की बात हो गई। अब अपन इसकी सांद्रता बढ़ाने से वेग क्यों बढ़ता है ऐसे देखेंगे। अगर SO2 और O2 है, मान लो पहले इसके 3 मोल और 5 मोल थे, जितने भी मोल बन रहे थे। ठीक है, अब अपन केमिकल काइनेटिक्स पे आ रहे हैं वापस लौट करके। तो इसके अगर मान लो मैं इसके ऐसे कर दूं, है ना, और उत्पाद बनने में मान लो 5 सेकंड लग रहे हैं, ये मानना हुआ है 5 सेकंड। अगर मान लो अपन इसके ऐसे कर लें कि इसके 6 मोल कर दिए और इसके 10 मोल कर दिए, तो फिर इसको इस 5 सेकंड से कम ही समय लगेगा, चाहे 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे, 1 सेकंड लगे, पर जो 5 सेकंड है उससे क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा इसको गठित होने में। तो कुल मिला के इतनी सी बात है। ये इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं बढ़ जा रहा है दिमाग में, तो आपको इतना ज़रूर समझ में याद भी रखना है और समझना ज़रूरी है कि बोर्ड के हिसाब से इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि अगर सांद्रता का वेग बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, सांद्रता का वेग घटाएंगे तो वेग घटेगा, चाहे अभिक्रिया कोई सी भी कोटि की क्यों ना हो। ठीक है, अभी शून्य कोटि के अतिरिक्त अभिक्रिया के जो अभिकारक अणु हैं उनकी सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और सांद्रता घटाने से अभिक्रिया का वेग घटता है, शून्य कोटि के अतिरिक्त। उसके बाद में ये हो गया सेकेंड वाला अपने लिखे अभिकारकों के बंध की प्रवृत्ति। देखो जो अभिकारक अणु हैं उनमें अगर मान लो प्रबल बंध है, मतलब एक अभिकारक अणु दूसरा अभिकारक अणु आपस में प्रबल बंध बना रखा है, तो उत्पाद में वो जो बनेंगे तब अभिकारकों के बंध टूटेंगे, फिर नए बंध बनेंगे, तभी वो उत्पाद बनेगा। अगर अभिकारकों के बंध पहले से ही प्रबल हैं, इतने प्रबल हैं कि वो टूट ही नहीं रहे, तो फिर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि वो टूटेंगे नहीं, ऊर्जा खर्च करेंगे तब टूटेंगे, है ना। तो फिर अगर अभिकारकों के बंध प्रबल हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, कम। अगर अभिकारकों की जो बंध है वो क्या है, दुर्बल है, तो अभिकारकों जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ये देखो दूसरा, इसमें बंध की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लो बंध कैसा है, प्रबल बंध है, बंध कैसा है, प्रबल। प्रबल मतलब अभिकारक अणुओं के मध्य जो बंध है वो टूट नहीं पा रहा है, या फिर अभिकारकों का जो बंध है वो क्या है, दुर्बल बंध है। अब कोई भी अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया कोई भी क्यों ना हो, वह अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब जो अभिकारक अणु होंगे उनका जो बंध बना हुआ है वो बंध क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। और उस बंध के टूटने के बाद में जब नए बंध बनेंगे तभी कोई नया पदार्थ बनेगा, नया उत्पाद बनेगा। तो उन बंधों के बीच जो अभिकारक अणु हैं उनके बीच में जो बंध हैं, है ना, तो उनका टूटना जरूरी है। जैसे मान लो ये पेन है, ये इस टाइप से, अगर इसकी मान लो अपन कोई दूसरी चीज़ बनाई, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, इसकी कोई दूसरी चीज़ बनाई, भाई रबड़ की है, इसको पिघला कोई दूसरी बनाई, तो पहले इसमें जो बंध वो टूटेंगे, ठीक है, तब नए बंध बनेंगे, तब जाके कोई दूसरी चीज़ बनेगी। मान लो लोहा है, उसको पिघलाएंगे फिर दूसरे सांचे में ढालते हैं, तब उसमें बंध तो नहीं टूटते पर उसकी वो संरचना अपन चेंज करते हैं। उसी टाइप से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें जो अभिकारक अणु हैं उनका बंध टूटेगा और फिर नए बंध बनेंगे, तब क्या बनेगा, कोई नया पदार्थ बनता है।
ठीक है। तो या फिर अपन ऐसे कहें भाई उत्पाद बन जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अभिकारक अणु है उनके बीच में अगर जो बंध है वो बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत बंध है, तो वो टूटेगा ही नहीं, तो नए जो बंध है वो बनेंगे ही नहीं। तो बंध की प्रकृति जो है ना वो डिपेंड करती है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या अभिक्रिया का वेग कैसा रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, अगर बंध प्रबल हुआ तो जो वेग है वो क्या होगा, अभिक्रिया का कम होगा। समझ रहे हो क्यों कम होगा, वेग कम होगा। अगर मान लो बंध क्या है, दुर्बल है, तो वेग क्या होगा, अधिक होगा। अगर अभिक्रिया जो है उसमें जो अभिकारक अणु लिए हुए हैं, अभिकारक अणु कौन से होते हैं, जैसे मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है A+B और उससे क्या बना, मान लो D बन गया, ये दोनों अभिकारक अणु हैं, ठीक है, ये दोनों अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। अब इन दोनों ये जो A है कोई पदार्थ है और ये जो B है वो भी कोई पदार्थ है, इसमें खुद के बंध A जिन अणुओं से या जिन परमाणु से मिलकर बना हुआ है उसके खुद के बंध अगर प्रबल हुए तो इसके एक के बंध टूटेंगे नहीं, और एक के टूटेंगे नहीं तो B से जुड़ेगा नहीं और फिर उत्पाद D बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो जितने अधिक प्रबल होंगे उतने ही ये जो अभिक्रिया D बनने की जो प्रवृत्ति हो जाएगी वो क्या होगी, कम। तो अगर बंध प्रबल होगा तो वेग क्या होगा, कम। अगर बंध दुर्बल हुआ मतलब A जो है उसका बंध या जो इसके जो अणु है उसके बीच का जो बंध है वो दुर्बल है, दुर्बल मतलब कमजोर बंध है, आसानी से टूट जाता है, और तो वो B से जुड़ पाएगा, B से जुड़ेगा तो क्या होगा, D तुरंत बनेगा, ठीक है। तो बंध जितने दुर्बल होंगे उतना ही वेग क्या होगा, अधिक होगा। दूसरी चीज देखो, अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसके जो अणु हैं या जो परमाणु हैं उसके जो अभिकारक अणु जो हैं वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अधिक अभिक्रिया का वेग होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो एक टक्कर सिद्धांत तो अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे कि उसका थोड़ी सी चीज देखो, कोई भी अभिकारक अणु जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो उन दोनों अणुओं के बीच में पहले क्या होती है, टक्कर होती है। जैसे मान लो ये A है और ये B है और मानो इससे D बन रहा है, तो A और जो B है वो पहले आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, इनके खुद के बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे, ठीक है। तो D इस जो कोई नया पदार्थ बनेगा उसका अपन ने नाम लिख लिया क्या, D है, ठीक है। अब जो A और B ये अगर इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तब ये टकराने की संभावना ज़्यादा होगी, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तब टकराने की संभावना ज़्यादा होगी। मान लो एक बार तो ये है अणु, वो आपस से A और B है, ये छोटे छोटे हैं ऐसे, तब इनका ज़्यादा होगा। या फिर इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जितना ज़्यादा होता है ना, अगर किसी भी अणु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उनके टकराने की संभावना ज़्यादा होगी। तो अब अगर इसको समझना है तो अपन क्या करते हैं, जो भी अभिकारक अणु लेते हैं ना उसको चूर्ण के रूप में पीस करके लेते हैं, चूर्ण के रूप में पीस करके लेते हैं। एक तो मान लो ये A और ये A है, इन दोनों में टक्कर हुई, ठीक है। और दूसरा मान लो इसको अपन ने क्या कर दिया, आधा काट दिया, और इसका भी आधा काट दिया, मतलब इसको टुकड़े के लिए दो, ठीक है, दो टुकड़े के लिए। तो अपने पास में कुछ इस प्रकार की संरचना हो गई, ये A इधर से हो गया और दूसरा जो A था उसको भी बना लेते हैं, वो दूसरा आधा वाला A ऐसे हो गया। अब जो B था वो भी कुछ इस प्रकार से हुआ, ये आधा B हुआ, और जो दूसरा आधा B है वो इस प्रकार से हुआ। अब देखो पहले ये दो ही थे, दोनों के टकराने की संभावना कितनी होगी, फिर ये एक तरह से 4 पार्टिकल बन गए इन दो के, है ना। अब इनके टकराने की संभावना ज़्यादा होगी, या फिर इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है, ये जब पहले सही सलामत थे तब, या फिर इनके टुकड़े के लिए तब। देखो जब ये पूरे थे ऐसे, ये पूरे एक गोलाकार अणु था ऐसे था, या परमाणु था, तब ये ऐसे था। अब इसका क्या हुआ, जैसे अपने इसको बीच से काटा तो ये जो इसका भाग था ये, और इसका जो ये वाला भाग था, या फिर इस A में ही देखें तो A का ये वाला भाग, ये वाला ये यहाँ है, और जो ये वाला भाग है वो कहाँ है, यहाँ है। लेकिन कुछ नए पृष्ठ आ गए, एक तो ये वाला और एक इसमें ये वाला, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये पेन है,
इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा है, ये है और ये वक्र पृष्ठ है। अगर मान लो इसके 2 टुकड़े कर लिए, ठीक है, तब कौन सी हुआ, ये हुआ वक्र पृष्ठ हुआ, और इस ढक्कन के भी ये वक्र पृष्ठ, ये और ये। तो क्या एडवांस है, जब ये इससे जुड़ा हुआ था तब वक्र पृष्ठ और 2 ये आमने सामने के। अब ये वक्र पृष्ठ तो है जितना है ही, ये वाला जो है इसके सामने का जो पार्ट है वो अधिक आ गया और इसके सामने का जो है अधिक है। तो जितने अधिक टुकड़े कर लेंगे उसके अभिकारक अणुओं के, जितने अधिक टुकड़े कर लेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही बढ़ेगा और अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा। इसमें याद क्या रखना है, अभिकारक अणुओं का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती है। मतलब अभिक्रिया का वेग अगर आपको अधिक रखना है तो जो अभिकारक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक होना चाहिए, और वेग अधिक करने के लिए या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अभिकारक अणु हैं, अभिकारक के अणु हैं उनको अपन क्या करेंगे, चूर्ण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, चूर्ण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। और चूर्ण के रूप में प्रयुक्त होने से उसका क्या, जितना उसको पीसेंगे ना, जितने छोटे कण बनाएंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, एक बॉल है उसको 2 टुकड़ों में काट दो, तो पहले तो उसका जो बाहर का हिस्सा था वही दिख रहा था, लेकिन फिर वो ऐसे काटेंगे, है ना, तो उसका जो जिस सतह से अपन काटेंगे वो क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फिर इसका अगला पॉइंट देखो, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जनरली इनका उपयोग किया जाता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए। उत्प्रेरक कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई, सक्रियण ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जब अपन रासायनिक जो अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, सक्रियण ऊर्जा का ये मतलब होता है कि जितनी ऊर्जा अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक है वो ऊर्जा क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। जैसे मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है। अब वो जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया अगर मान लो उसे होने के लिए मान लो इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, मान लो ये यहाँ से हो रही है शुरू, मतलब ये अभिकारक अणुओं के पास में पहले से ही ऊर्जा है, इधर अभिकारक अणुओं की ऊर्जा और ये इधर ऐसे समय के साथ में ग्राफ, तो और इधर जो उत्पाद है उसके साथ में इतनी ऊर्जा है। अब मान लो इतनी ऊर्जा के ऊपर अभिकारक के जो अणु हैं वो सक्रिय संकुल बनाते हैं, अपन यूँ कहें कि भाई उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। तो अगर अपन इसमें उत्प्रेरक मिलाएंगे तो इसी अभिकारक अणुओं को इधर से ही ले आएगा ये, मतलब पहले सक्रियण ऊर्जा कितनी थी, इतनी, और अब सक्रियण ऊर्जा कितनी है, इतनी। कुल मिला के ये सब चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब अपन टक्कर सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे ना, तब कुल मिला के अपने को इतना सा ध्यान रखना होता है कि सक्रियण ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जिसे जो रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के लिए जरूरी होती है। मतलब सक्रियण ऊर्जा जितनी होगी उतनी ऊर्जा अगर अभिकारक अणुओं के मध्य होगी तो उत्पाद में परिवर्तित होगा। अगर सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा है अभिकारक अणुओं के पास में तो वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा जिसको कम कर देते हैं कौन, उत्प्रेरक। अगर सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, मतलब जितनी ऊर्जा उनको चाहिए उससे कम ऊर्जा में ही वो क्या हो जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। एक तरह से उत्प्रेरक क्या है, किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए शॉर्टकट रास्ता देते हैं। जैसे मान लो एक तो अपने को मान लो एक ग्राफ नहीं बनाते हैं अपन, ऐसे ही देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अब अपने को इसके पर्वत के ऊपर इस साइड में जाना है अपने को, ये ऐसे थोड़ा पर्वत टाइप है, और इसके अपने को क्या है, इस साइड में जाना है। यहाँ पे अपन है, यहाँ पे ए नाम का कोई व्यक्ति है और इसको यहाँ से चल करके इस साइड में यहाँ पे आना है और यहाँ पे आते हैं, इसका नाम हो जाएगा बी, क्योंकि ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। अब एक तो अपने पास में ये रास्ता ऐसे, अब इस अपन ने क्या किया, उत्प्रेरक डाला इसके अंदर, ठीक है। या फिर तो उत्प्रेरक डालते क्या होता है, इस पहाड़ी की ऊंचाई कम हो जाएगी, ये जो पहाड़ी थी या जो पर्वत है ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ए नाम का जो व्यक्ति है या फिर जो कोई अभिकारक अणु है वो इधर से ही कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। अगर अपने और उत्प्रेरक डाल दिया तो और पहाड़ी की ऊंचाई कम हो जाएगी, है ना। तो एक तो अपने को इतनी फर्स्ट वाली देखो, इतनी ऊंचाई के ऊपर ऐसे जा करके
फिर इधर आना था। उत्प्रेरक डालते ही अभिकारक अणु क्या हो जाएंगे, अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी, एक तरह से ऊंचाई कम हो जाएगी, तो अपने को इधर से आगे, तो आसान काम कौन सा होगा, इधर से आगे, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ना, है ना। तो कुल मिला के ये बात है कि उस ऊर्जा को, मान लो इतनी ऊर्जा चाहिए, दो अभिकारक अणु है उनको टकराने के वाले मान लो इतनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है, उत्प्रेरक डाल दिया तो इतनी सी चाहिए, तो जिसमें कम ऊर्जा चाहिए वो आसानी से होगी और जल्दी होगी, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। साधारण सी बात है, उत्प्रेरक जो होंगे वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, ठीक है, और सक्रियण ऊर्जा को कम करने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर धनात्मक उत्प्रेरक हुआ तो उत्प्रेरक का भी इसी टॉपिक में और एक 5वें चैप्टर में और है उत्प्रेरक, तो वहाँ अपन डिटेल से पढ़ेंगे भाई, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, सौत उत्प्रेरक, है ना। इस प्रकार के 4 प्रकार के उत्प्रेरक हो जाएंगे। फिर उत्प्रेरकों को भी प्रभावित करने वाले कारक होंगे, है ना, तो वो अपन डिटेल से पढ़ने वाले। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक नहीं पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ पढ़ रहे हैं अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब तक अपन ने 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला देखो अभिकारकों की सांद्रता, सिर्फ इतनी से याद रखना है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सबकी। अभिकारकों की सांद्रता जितनी बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा। कुल मिला के अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा और घटाने पर वेग घटेगा, इतना सा ध्यान रखना है। जो दूसरा है अभिकारकों की बंध की प्रवृत्ति, अगर अभिकारक अणुओं के मध्य बंध प्रबल होगा तो वेग घटेगा और अगर बंध दुर्बल होगा तो वेग बढ़ेगा, इतना सा याद करना है। अभिकारकों की बंध की प्रवृत्ति में क्या याद रखोगे, अगर अभिकारक अणुओं के मध्य जो बंध है वो प्रबल होगा तो वेग क्या होगा, घटेगा, और अगर बंध दुर्बल है तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद में अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा टक्कर उतनी ही अधिक होने की संभावना होगी, टक्कर जितनी ज़्यादा होगी उत्पाद में उतनी ज़्यादा अणु बनेंगे, और टक्कर होने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल वेग की क्या हुआ, समानुपाती, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ाएंगे, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो अभिकारक अणु हैं उनको चूर्ण के रूप में अपन क्या करेंगे, प्रयुक्त करेंगे। उसके बाद में अगला है उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। अगर सक्रियण ऊर्जा को उत्प्रेरक कम कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रभाव है ताप। देखो अभिकारक अणुओं का अगर ताप बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब उनके मध्य जो मान लो एक पात्र है उसमें अभिकारक अणु है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है, वैसे धीरे धीरे अपने आप मस्ती में घूम रहे होंगे। अगर अपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो जल्दी जल्दी इधर उधर गति करेंगे। आप पानी गर्म करते हैं उसमें बुलबुले ऊपर आने लग जाते हैं ना, तो गति होने लग जाती है पानी के अंदर। ऐसे ही अभिकारक अणुओं के मध्य अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अणु है उनकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा अगर मान लो अभिकारक अणुओं की बढ़ी तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगी, टक्कर बढ़ने की अधिक संभावना रहती है, ठीक है। तो ताप का क्या प्रभाव हुआ, अगर मान लो ताप बढ़ाया तो अभिकारक जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, टक्कर की अधिक संभावना होगी, और टक्कर की अधिक संभावना होगी। अगर मान लो टक्कर की संभावना अधिक रही तो फिर उत्पाद में परिवर्तित होने की संभावना क्या होगी, अधिक होगी। तो कुल मिलाकर के अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती। ये बात है कि अगर अपन ताप को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो जो अभिकारक जो अणु है उनके अंदर टक्कर होने की जो संभावना है वो अधिक रहेगी। अगर टक्कर होने की संभावना अधिक रहेगी तो उत्पाद में जल्दी जल्दी परिवर्तित होंगे। कुल मिला के अभिकारक जो अणु हैं उनमें ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ताप घटाने से अभिक्रिया का वेग घटता है। उसके बाद में विकिरण का प्रभाव, विकिरण का जो प्रभाव है वो हर रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर, केवल कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर विकिरण डालने पर अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न होने लगती हैं, या फिर यूं कहे कि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो ये 5-6 टॉपिक है टोटल जो अभिक्रिया की जो वेग है उसको प्रभावित करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है, अभिकारकों की सांद्रता, मतलब अभिकारकों की सांद्रता जितनी अधिक बढ़ाएंगे वेग उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। दूसरा है अभिकारकों की बंध की प्रवृत्ति, मतलब बंध प्रबल होगा तो अभिक्रिया का वेग घटेगा, अगर बंध दुर्बल होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा।
अभी अगला है अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वेग के समानुपाती होता है। मतलब अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अभिकारक अणु हैं उनको अपन चूर्ण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अगला है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया का जो अभिक्रिया के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करते ही अभिक्रिया की जो वेग है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उत्प्रेरकों डालने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। ताप बढ़ाने पर जो अभिकारक अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब गति वो जल्दी करने लग जाएंगे। तो उनके बीच में क्या होगी, टक्कर बढ़ेगी। टक्कर बढ़ेगी तो उत्पाद में परिवर्तित जल्दी होंगे। ठीक है, फिर है विकिरण का प्रभाव। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर विकिरण अगर अपन डालते हैं तो उनका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले 6 कारक थे। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर अणुसंख्यता क्या होती है और कोटि क्या होती है, और अणुसंख्यता और कोटि जो हैं उन दोनों में अंतर क्या है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में अणुसंख्यता और जो कोटि है उसमें अंतर पूछा जाता है कि अणुसंख्यता और कोटि में कोई 4 अंतर बताओ, 3 अंतर बताओ। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अणुसंख्यता क्या होती है, देखो अणुसंख्यता का तो सीधा इसका जो नाम है उसी से पता चल जाएगा। अणु संख्यता मतलब अणुओं की संख्या, अणु संख्यता। अणु संख्यता मतलब अणुओं की संख्या। तो अभिकारक अणु जो हैं वो जितने अभिकारक अणु आपस में टक्कर करके उत्पाद में परिवर्तित होते वो उस अभिक्रिया के लिए क्या है, अणुसंख्यता है, उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता है। जैसे मान लो ये है कोई अभिक्रिया H2 + Cl2 और इससे क्या बने, 2 HCl बने। तो इसका अणुसंख्यता कितनी है, अणुसंख्यता के कितने अणुभाग ले रहे हैं, 2, तो अणुसंख्यता कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार से। ठीक है, तो अभिकारक जो अणु है उसकी जो संख्या है उसी को अणुसंख्यता बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कोटि। कोटि क्या होता है, जो अभिकारक अणु है उसकी सांद्रता की जो घात है उसको बोलते हैं कोटि। देखिए जब अपन वेग नियतांक या वेग व्यंजक पढ़ेंगे, लिखेंगे, जैसे मान लो A + B और इससे कोई उत्पाद बन रहा है C, इसके लिए अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन का वेग व्यंजक लिखे तो K A की पावर X और B की पावर Y। जब भी अपन किसी अभिक्रिया के लिए वेग अभिक्रिया लिखते हैं तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन या ना अभिक्रिया का वेग इक्वल टू K A की पावर X और B की पावर Y ऐसे लिखते हैं। ये X और Y क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। तो अपन इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी मान सकते हैं कि जो अभिकारक अणु हैं उनकी सांद्रता के घातों का योगफल, सांद्रता के घातों का योगफल क्या होता है, कोटि होती है। ठीक है, तो अणुसंख्यता क्या होगी, अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या। ठीक है, और कोटि क्या होगी, वेग व्यंजक में सांद्रता की घातों का योगफल, सांद्रता की घातों का योगफल, सांद्रता की घातों का योगफल। तो अणुसंख्यता क्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या, और कोटि क्या होती है, वेग व्यंजक में सांद्रता की घातों का योगफल। ठीक है, दूसरी क्या बात होती है, जो अणुसंख्यता होती है वो उसकी जो संख्या होती है ना वो कैसे भी हो सकती है, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन अधिकतम 3 होती है। अणुसंख्यता का अधिकतम मान, अणुसंख्यता का अधिकतम मान 3 होगा, है ना।
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है अणुसंख्यता का मान, लेकिन 3 से अधिक प्राय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अणुसंख्यता का मतलब होता है कि अभिकारक के जो अणु हैं उनकी संख्या जो टक्कर करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हो उसको अणुसंख्यता बोलते हैं। तो टक्कर की जो संभावना होती है वो 3 अणुओं में सर्वाधिक होती है। अगर मान लो 2 अणु हैं तो वैसे आमने सामने टकरा गए, 3 हुए तब भी उसकी साथ टकराने की संभावना होती है कि तीनों अणु एक साथ टकराएं। लेकिन अगर 4 होते हैं तब इनके टकराने की संभावना क्या होती है? कम होती है। हो सकता है ये दोनों पहले टकरा जाएं और ये दोनों टकरा जाएं पहले, या फिर ये दोनों टकरा गए फिर अणुसंख्यता ये होगी। अगर ये दोनों टकरा गए फिर अणुसंख्यता ये होगी, मतलब 2 ही होगी, है ना। या फिर ये तीनों टकरा गए और ये थोड़ी दूरी पर रह गया। तो अणुसंख्यता का मतलब होता है 3 अणु अधिकतम, 3 अणु अधिकतम एक दूसरे से टकराने की संभावना होती है। 4, 5, 6 ऐसे अणु एक दूसरे से टकराते नहीं है। अगर टकराते हैं तब भी वो प्रभावी टक्कर नहीं होती है। प्रभावी टक्कर का क्या मतलब होता है कि अगर टक्कर हुई लेकिन अणुओं में जो अणु है वो अगर उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ तो वो प्रभावी टक्कर नहीं है। अगर उत्पाद में परिवर्तित हो गया तो वो क्या है? प्रभावी टक्कर है फिर। ठीक है, तो अणुसंख्यता का मान अधिकतम 3 ही होगा, 3 से अधिक नहीं होता है। दूसरी बात ये होती है कि अणुसंख्यता का मान कभी भी 0 और घातांक में नहीं होता, 0 और भिन्न में नहीं होता। अणुसंख्यता का मान, अणुसंख्यता का मान 0, ऋणात्मक, या फिर अपन ये कहें कि 0 व भिन्नात्मक नहीं होता, भिन्नात्मक नहीं होता। ठीक है, और ऋणात्मक भी नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। क्यों? 0 तो होगा ही नहीं। अगर मान लो कोई अभिकारक अणुओं की संख्या ही 0 है तो उत्पाद में परिवर्तित कैसे होगा? उनमें टक्कर कैसे होगी जब कुछ है ही नहीं? तो भिन्नात्मक मतलब कोई अणु अगर टकराएगा तो पूरा का पूरा अणु टकराएगा। ऐसे नहीं कि एक अणु और उससे दूसरे सामने वाले से आधा अणु टकरा रहा है ना, या फिर सवाया अणु टकरा रहा है, ऐसे नहीं होगा। 1.5 अणु टकरा रहा है, 1 से 1 ही टकराएगा, 2 से 2 ही टकराएंगे। ठीक है, ऐसे होगा। तो जो अणुसंख्यता है उसका मान न तो 0 होगा, न भिन्नात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। जबकि इधर कोटि में है, इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि भाई 3 ही अणु अभिक्रिया की जो कोटि है वो अधिकतम 3 ही, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, और भिन्नात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 अंतर हुए। उसके बाद में एक चीज़ ये होती है कि जो अणुसंख्यता है वो सैद्धांतिक बात है, सैद्धांतिक मान होता है। अणुसंख्यता का जो मान है वो सैद्धांतिक होता है, जबकि जो कोटि होती है वो उसका मान प्रायोगिक होता है। कोटि का मान प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। अपना एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं कि इसकी कोटि कितनी है। और जो अणुसंख्यता है उसमें अपन अभिक्रिया को देख करके ये बता सकते हैं कि इसकी जो अणुसंख्यता है वो 2 है कि 3 है कि 4 है ना। लेकिन जो कोटि है उसका मान क्या होता है? प्रायोगिक होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है। तो अणुसंख्यता और जो कोटि है उसमें 4 डिफरेंस मैंने आपको बताएं। फर्स्ट क्या है? अभिकारक अणुओं की जो संख्या होगी जो प्रभावी टक्कर करके उत्पाद में परिवर्तित होंगे उसको क्या बोलते हैं? अणुसंख्यता बोलते हैं। प्रभावी टक्कर का मतलब ऐसी टक्कर जिसके टकराने के पश्चात अभिकारक के जो अणु हैं वो उत्पाद में परिवर्तित होंगे, तभी वो प्रभावी टक्कर होगी। अगर उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे तो वो जो टक्कर है वो प्रभावी टक्कर नहीं होगी। दूसरी जो कोटि है, कोटि में क्या होता है? अभिकारक के वेग व्यंजक में सांद्रता की घातों का योगफल, ये अभिक्रिया का वेग है, उसमें ये सांद्रता अपने रखी है, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, उसकी जो घात हैं एक्स और वाई उनका योगफल क्या होगा? जितना भी इसका मान है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिख दिया तो यहाँ पे जो घातों का योगफल होगा तो 3 कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो वो उसकी कोटि होती है। ठीक है, दूसरा होता है अणुसंख्यता का मान अधिकतम 3 हो सकता है, क्योंकि अणुओं के मध्य 3 अणु ही प्रभावी टक्कर कर सकते हैं। 3 से अधिक अगर अणु हैं तो उनके प्रभावी होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन कोटि का मान कितना भी हो सकता है, 3 से अधिक कितना भी हो सकता है। ठीक है, अणुसंख्यता का जो मान है वो 0, भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि अणुसंख्यता का मतलब अणुओं की संख्या, तो 0 अगर अणुओं की संख्या तो उत्पाद किसका बनेगा? भिन्नात्मक मतलब आधा अणु एक अणु से एक ही टकराएगा, आधा अणु नहीं टकराएगा, कोई भी 3/4 अणु नहीं टकराएगा,
हाफ अणु नहीं टकराएगा, 1/4 अणु नहीं टकराएगा, एक अणु से दूसरा पूरा एक अणु ही टकराएगा। तो बिना भी नहीं होता है, शून्य भी नहीं होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है। अणुसंख्यता का मान क्या होता है? सिद्धांतिक होता है, इसका मान प्रायोगिक होगा अगर कोटि के अंदर ऋणात्मक, शून्य और भिन्नात्मक, क्योंकि ये तो क्या है, सांद्रता की घातों का योगफल है, तो ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये चीज़ें हुई। अब मैं आपको एक ये चीज़ देता हूँ कि आप अभिक्रिया में क्या बताओगे? कोटि बताओगे। कोटि में एक जो वेग व्यंजक है, ये जो अपने के लिखा है, इसका अपन इसकी मतलब इकाई क्या होती है ये और अपन कर लेते हैं। इसका मैं एक सीधा ही फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद में 2 अपन छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है देखो, जो वेग नियतांक है क्या के, उस वेग नियतांक की इकाई क्या होगी? जो अभिक्रिया का वेग है उसकी इकाई तो क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन की तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब सांद्रता बटा समय, मतलब मोलरता बटा समय, या फिर मोलरता प्रति सेकंड कह सकते हैं, या फिर अपन मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, है ना। लेकिन जो एक के है, अभिक्रिया का जो वेग है के, उसका नियतांक या फिर उसका अपने बोले कि उसका जो मात्रक है उसको अपन कौन सी इकाई में मापेंगे, वो क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन का मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाता है ना। इधर सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, उसकी पावर x और y है। मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ के लिए, के की इकाई। तो के की इकाई के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसको आप हमेशा के लिए याद रखना। जो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है किसका? वेग का। वेग का क्या होगा? मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे होता है, या फिर अपन उसको ऐसे यहाँ पे सेकंड लिख दे सकते हैं, है ना। मोल डिवाइडेड बाई लीटर इनटू सेकंड, ये होता है वेग का। ये आपको याद हो गया होगा अब तक, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। लेकिन अब जो के की इकाई अपन निकालते हैं वो निकालते हैं 1 माइनस एन से। यहाँ पे एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। देखो अभिक्रिया का वेग ही होगा, उसका जो इकाई होगी वो हमेशा यही रहेगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, बदलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन जो के है उसकी इकाई जो अभिक्रिया की कोटि है उसके अकॉर्डिंग बदलेगी। अगर अभिक्रिया की कोटि 0 है तो कुछ और रहेगा, अगर अभिक्रिया की कोटि 0 है तो कुछ और रहेगा, 1 है अगर अभिक्रिया की कोटि तब कुछ और रहेगा, अगर मान लो 1/2 है अभिक्रिया की कोटि तब कुछ और रहेगा। जो वेग नियतांक है उसकी इकाई, तो वेग नियतांक की जो इकाई है वो अभिक्रिया की कोटि के अकॉर्डिंग बदलेगी। तो एन यहाँ पे क्या है? अभिक्रिया की कोटि, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस एन। तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड 1 माइनस एन। अपन जो अभिक्रिया की जो कोटि 1 माइनस एन उसको अपन लिखेंगे, तो 1 माइनस एन को अपन लिखेंगे। अब अगर मान लो एन है अभिक्रिया की कोटि, और अगर अपन के की इकाई जो निकाल रहे हैं, के की इकाई जो निकाल रहे हैं वो अगर अपने को निकालनी है शून्य कोटि के लिए, अगर अभिक्रिया की कोटि शून्य कोटि की है तो शून्य कोटि के लिए अगर अपन अभिक्रिया का वेग निकालें, अगर अपन अभिक्रिया का वेग निकालें किसके लिए? शून्य कोटि के लिए, तो अपन इस एन की जगह क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, मोल लीटर इंटू सेकेंड ये है, और इसमें 1 माइनस 0, तो यही रह जाएगा, 1 में 0 का तो यही बचेगा। तो जो कोटि वो क्या हो जाएगी? मोल डिवाइडेड बाय लीटर इंटू सेकेंड, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर अपन यही इकाई प्रथम कोटि के लिए निकालें, प्रथम कोटि के लिए अगर अपन ये कहें कि भाई प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया की जो वेग नियतांक के उसकी इकाई क्या होगी, तो प्रथम कोटि के लिए मोल डिवाइड में लीटर इंटू सेकेंड, और उसमें 1 माइनस एन की जगह क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एन की जगह क्या लिखेंगे? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0। अब किसी की भी घात 0 मतलब ये जो अंदर वाला मैटर है उसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, उसके लिए वैसे ये जो सेकंड है ना वो लीटर का लीटर करके ऊपर आ जाता है यहाँ पे ऐसे।
ये यहाँ पे लिखो, है ना। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये मोल प्रति लीटर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और सेकंड इनवर्स बचेगा केवल मात्र, तो सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। अगर मान लो अपन के की इकाई निकालें किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए, अगर द्वितीय कोटि के लिए के की इकाई निकालें तो मोल डिवाइड में लीटर और सेकंड इनवर्स, और 1 माइनस एन की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, द्वितीय कोटि है तो इसकी जगह अपन क्या लिखा, 2। देखो 2 लिखते हैं मोल प्रति लीटर, तो इसकी पावर इसमें से 1 लेस जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, तो मोल प्रति लीटर इसकी पावर -1 और इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ये पावर -1 है तो ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर, पहले इनवर्स था तो अब ये हो जाएगा लीटर, और इस सेकेंड इनवर्स ऐसे कैसे, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी द्वितीय कोटि के लिए। ऐसे ही प्रथम कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए और द्वितीय कोटि के लिए अपने अलग अलग निकाल सकते हैं। अब इनको सबको रटना नहीं है, अपने को एक ही फॉर्मूला याद रखना है। इसमें सेकंड को यहाँ रख लो, इससे क्या कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सेकंड इनवर्स करके यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो के की जो इकाई है मोल प्रति लीटर से निकालेंगे सेकंड इनवर्स, 1 माइनस एन की पावर लिखेंगे, एन की जगह क्या लिखेंगे, जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो लिखेंगे। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जो अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है वो दे देंगे, और आपको ये पूछेंगे अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, तो आप इस या तो आपके रटे हुए होनी चाहिए कि भाई इसका नियतांक ये है, इसका ये है, इसका ये, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि ये है, या फिर अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, भाई कुछ ना कुछ तो आना चाहिए अपने को, ऐसे नहीं भाई ऊपर से ही ऐसे आ जाएगा आंसर दिमाग में, या फिर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। अब आप अपने हिसाब से इनको, वैसे शून्य, प्रथम और द्वितीय ज़्यादा चांस है, प्रथम और शून्य कोटि के भी रहेगी, क्वेश्चन आते हैं आपके, द्वितीय के बहुत कम आते हैं, लेकिन ये वेग नियतांक वगैरह तो द्वितीय के भी पूछ लेता है, ठीक है। तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ऐसे अपन निकालते हैं। तो आपको निकालना आना चाहिए कोटि का मान, ठीक है। या फिर आपको दूसरी तरीके से सवाल पूछ लेंगे कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक क्या है, तो अभी आप निकाल सकते हैं, इसकी जगह ये लिख दो, है ना। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार से उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कोटि से ये क्वेश्चन आता है बार बार कि अभिक्रिया की, वे आपको वेग नियतांक की इकाई दे देंगे और फिर ऐसे पूछेंगे भाई अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। तो इस सवाल का ऐसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इसमें छद्म कोटि की अभिक्रिया। देखो छद्म कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें अणुसंख्यता का मान और कोटि का मान क्या हो, अलग अलग हो। मतलब अणुसंख्यता का मान कुछ और हो और कोटि का मान कुछ और हो। जनरली क्या होता है, अणुसंख्यता और कोटि का मान लगभग समान ही होता है। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अणुसंख्यता का मान 1 होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अणुसंख्यता का मान 2 होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, जिनमें ऐसा नहीं होता है, उनको बोलते हैं अपन छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की अभिक्रिया किनको बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता, व अणुसंख्यता का मान अलग अलग हो, का मान अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे, छद्म कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोटि और जो अणुसंख्यता है उसका मान क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर ये अलग अलग होगा तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, छद्म कोटि की अभिक्रिया होगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन, जल अपघटन।
कोई भी अपन एस्टर लेंगे उसका जल अपघटन कराएंगे और वो भी अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। जैसे मान लो अपन ने ये वाला एस्टर ले लिया C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 या फिर अपन क्या देते हैं यहाँ पे CH3। इसकी जल अपघटन कराएंगे किसकी उपस्थिति में? अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में। अगर अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराएंगे और जो उत्पाद बनेगा, अपने को केमिकल काइनेटिक्स में उत्पाद से मतलब नहीं है। आप मत सोचो कि इसका क्या बनेगा, हालांकि अपने ऑर्गेनिक में रिएक्शन है, अपन पढ़ेंगे आराम से डिटेल से, लेकिन आप फिलहाल के लिए मत सोचो कि क्या बनेगा। अपन जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें काम करेंगे सिर्फ अभिकारक अणुओं के ऊपर, ठीक है। तो मान लो ये अपने पास में 2 अभिकारक अणु हैं। अब आप अणु संख्यता जो है वो तो देखते ही बता सकते हैं कि इसकी जो अणु संख्यता है वो कितनी होगी, कितनी होगी? जितने अणु की संख्या है, कितने हैं? 2, तो ये अणु संख्यता होगी 2। लेकिन अगर अपने को पूछे कोटि, तो कोटि इसकी क्या होती है? 1। अब कोटि क्या है? एक्सपेरिमेंटल, मतलब अपन प्रयोग करके पता करते हैं कि इसकी कोटि कितनी है, ठीक है। तो अब कोई ऐसे नहीं पूछे भाई गुरुजी कैसे पता चला 1 ही है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं कि इसकी कोटि कितनी है। लेकिन अणु संख्या अपन देखते ही बता सकते हैं। अब इसका आप क्या करोगे? क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे मत सोचना कि भाई इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, ये याद करने वाली चीज़ें। आपको ऐसे पूछेगा कि अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन कराने पर कौन से कोटि की अभिक्रिया होगी? आप बताओगे प्रथम कोटि की। इसकी अणुसंख्यता कितनी है? तो 2 है। और ये छद्म कोटि की अभिक्रिया क्यों है? तो इसमें अणुसंख्यता 2 है। कोटि 1 अणुसंख्यता कोटि का मान अलग अलग है, इसलिए ये छद्म कोटि की अभिक्रिया है। ये चीज़ बताओगे आप, ठीक है। फिर दूसरा इसका एग्जाम्पल है H2 + Cl2 क्रिया करके क्या बना रहे हैं? H2HCl बना रहे हैं, ठीक है। अब इसकी अणुसंख्यता कितनी है? वापस से आप देखते बता सकते हैं। अणुसंख्यता कितनी है? 2 है। और कोटि कितनी है? वापस से ही 1 है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। RBSc CBSc दोनों में है दोनों उदाहरण, एस्टर का जल अपघटन और H2Cl2 से हाइड्रोक्लोरिन गैस बनना। तो अपन इसमें अणुसंख्यता और कोटि अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें आता है टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत या फिर इसको बोलते हैं अपन संघट्ट सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत या फिर संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट का मतलब टक्कर ही होता है, ठीक है। देखो संघट्ट सिद्धांत में करीब करीब आपको बता चुका हूँ। टक्कर सिद्धांत या संघट्ट सिद्धांत क्या होता है? जो अभिकारक अणु हैं वो आपस में उचित अभिविन्यास में टकराएंगे और टकराने से अगर वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तब उस टक्कर को बोलते हैं प्रभावी टक्कर। अगर वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी टक्कर। तो टक्कर कौन कौन सी हुई? एक तो प्रभावी और एक अप्रभावी। अब देखो प्रभावी टक्कर क्या होती है? पहली तो ये बात इसमें कि ये उचित अभिविन्यास में होगी, उचित अभिविन्यास में होगी। दूसरी बात, टकराने के बाद में उत्पाद बनेगा। जो अप्रभावी टक्कर होगी वो अभिविन्यास में नहीं होगी, उचित अभिविन्यास में नहीं होगी और इससे उत्पाद भी परिवर्तित नहीं होगा या उत्पाद नहीं बनेगा, ठीक है। तो अणुओं का या अभिकारक अणुओं का आपस में उचित अभिविन्यास में टकराने के पश्चात उत्पाद में अगर वो परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे अपन प्रभावी टक्कर बोलते हैं। अगर वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी टक्कर बोलते हैं, ठीक है। अब उत्पाद में अगर जो प्रभावी टक्कर है उसकी संख्या अगर बढ़ी, मतलब अगर उचित अभिविन्यास में अगर वो उत्पाद में बदल रहे हैं तब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर अप्रभावी टक्करों की संख्या अधिक है तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? घटेगा।
इससे अभिक्रिया के वेग में दो अवरोधक होते हैं, दो अवरोधक होते हैं। एक तो अभिविन्यास अवरोधक, अभिविन्यास अवरोधक, और दूसरा क्या होता है, अभिविन्यास अवरोधक प्लस एक होता है ऊर्जा अवरोधक, ऊर्जा अवरोधक। अब देखिए अभिविन्यास अवरोधक क्या होता है, जो होने वाली टक्कर है उसको उचित अभिविन्यास में नहीं हो। उचित अभिविन्यास में नहीं होने का मतलब होता है कि टक्कर जो होते हैं, जो टकराने वाले अणु हैं, मान लो ये ए है और ये जो अणु है वो बी है, उसमें आमने सामने अच्छे से टक्कर होनी चाहिए, तभी वो उत्पाद में परिवर्तित होंगे, ऐसे तभी वो उत्पाद में परिवर्तित होगा। अगर वो उचित अभिविन्यास में टक्कर नहीं हुआ, अगर मान लो दो अणु है, ये ए है और ये बी है और ये ऐसे टकरा के निकल गए, ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर से टकरा के निकल गए, तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। और अगर ये ऐसे टकरा के निकल गए तो उचित अभिविन्यास में नहीं था, अगर ये आमने सामने से आके ऐसे टकराएंगे फिर रुकेंगे फिर उत्पाद में परिवर्तित, वो उचित अभिविन्यास में टक्कर होती है, ठीक है। ऊर्जा अवरोधक क्या होती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का होना आवश्यक है, देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा का होना आवश्यक है, ठीक है। अगर देहली ऊर्जा से अधिक है वो अभिकारक अणुओं की टकराने के पश्चात, अगर देहली ऊर्जा से अधिक हो गई उनकी ऊर्जा, तब तो वो क्या होगा, अभिकारक के जो अणु है वो उत्पाद में परिवर्तित होंगे। अगर अभिकारक अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम रह गई तो जो अभिकारक अणु हैं वो अभिकारक अणुओं में ही रह जाएंगे, उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस ऊर्जा अवरोधक को देहली अवरोधक भी बोलते हैं, या देहली ऊर्जा अवरोधक भी बोलते हैं। देहली ऊर्जा अवरोधक का मतलब भी वही हुआ कि भाई देहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा अभिकारक अणुओं के पास में है तो वो अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे, अगर उससे कम ऊर्जा है तो वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। तो ये दो अवरोध होते हैं, एक तो अभिविन्यास अवरोध, अभिविन्यास अवरोध का मतलब टक्कर तो हुई लेकिन उचित अभिविन्यास में नहीं हुई, तो उचित अभिविन्यास में नहीं हुई तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऊर्जा अवरोध का मतलब होता है देहली ऊर्जा अवरोधक, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए टकराने के पश्चात उन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से अधिक हो जानी चाहिए। देहली ऊर्जा क्या होती है, ऐसी ऊर्जा या वो औसत ऊर्जा जिसे जो अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक हो, उसको क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। एक होती है सक्रियण ऊर्जा और एक होती है देहली ऊर्जा, एक होती है सक्रियण ऊर्जा और एक होती है देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा होती है ये, मतलब वो ऊर्जा जीरो से लेकर के वो ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक हो, उसको क्या बोलेंगे, देहली ऊर्जा, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, ये वाली, मतलब अभिकारक अणुओं के पास में जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा के अतिरिक्त वो ऊर्जा जिससे अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो अभिकारक अणुओं की खुद की ऊर्जा के अतिरिक्त वो ऊर्जा है जिसके होने पर अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया आगे चलती है। तो अभिकारक अणुओं के पास जितनी ऊर्जा है वो अतिरिक्त ऊर्जा है जिसके होने पर अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो, जबकि देहली ऊर्जा जीरो से लेकर के वो मतलब न्यूनतम ऊर्जा है जिसको होने पर अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। दोनों के ही होने पर ये अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, लेकिन अब जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो अतिरिक्त ऊर्जा होती है जो अभिकारक अणु के पास में है, उसके अतिरिक्त कितनी ऊर्जा और चाहिए कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, वो सक्रियण ऊर्जा होती है। मतलब उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए, सक्रिय होने के लिए कितनी ऊर्जा और चाहिए। और देहली ऊर्जा न्यूनतम वो ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो, मतलब उसमें जितनी उसके पास में उसको भी इंक्लूड करके रखते हैं, उसको अलग से नहीं काउंट करते हैं। और सक्रियण ऊर्जा में जितनी उसके पास में वो अलग, और जो उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए चाहिए वो अलग, ऐसे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद में अपने पास में ये जो
अभिक्रिया है। टक्कर सिद्धांत में वैसे वापस से अपन टेम्परेचर भी पढ़ते हैं कि भाई ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और तो ताप का प्रभाव भी मैं आपको बता देता हूँ अभिकारक पर। वैसे अपन पढ़ चुके हैं लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले पढ़ा उससे थोड़ा सा बस अधिक। ताप का प्रभाव, ठीक है। ताप का प्रभाव का मतलब होता है कि ताप, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि ताप अगर अपन बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन ताप का क्या प्रभाव, मतलब ताप को अपन कितना बढ़ाएं कि अभिक्रिया का वेग कितना बढ़े। अपन ने क्या पढ़ा कि ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ाएं कि अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा। तो इसका एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है, 2 से 3 गुना हो जाता है। मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है और अपन एज्यूम करते हैं कि वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है ना, अगर इस टेम्परेचर को अपन 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया और मान लो इस रासायनिक अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेग था वो मान लो 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड था, ठीक है। अगर अपन इस अभिक्रिया का वेग 20 डिग्री, इसी अभिक्रिया को अपन अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर के ऊपर करेंगे तो इन दोनों में अंतर कितना हुआ, 10 डिग्री का। तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 2 से 3 गुना। या तो इस अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 10 मोल प्रति लीटर, 3 गुना मतलब 30 मोल प्रति लीटर। तो अपन इसका एवरेज ले लेंगे, मान लो 15 तो हो ही जाएगा। अगर अपने को पूछे कि 2 या 3 दोनों में से कौन सा, तो 2 गुना, ठीक है। 2 या 3 गुना लिखा होता है आरबीएससी में भी, सीबीएसई में। लेकिन अगर अपने को एक ही चॉइस करनी पड़े कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाता है, एग्जैक्ट बताओ भाई, 2 गुना कि 3 गुना, तो 2 गुना ही मानते हैं, ठीक है। तो ये 5 से कितना हो जाएगा, अधिकतर चांस इसके 10 हो सकता है कि रेयर चांस में 30 भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें 2 से 3 गुना में अगर चूज करना पड़ता है तो अपन 2 गुना ही चूज करते हैं, ठीक है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 गुना मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 हो गया, फिर अपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया, मतलब तापमान कितना होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री पे 10 का दुगुना कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये 20 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऐसे मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं इसमें ताप का प्रभाव हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब अपन बढ़ाते हैं अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। अपन एक चूज करें तो फिर 2 गुना ही माना जाता है। तो ये अभिक्रिया के ऊपर ताप का प्रभाव हुआ। अब ये जो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना होता है, ऐसे इसलिए इस ताप को क्या बोलते हैं, ताप गुणांक भी बोलते हैं इसको। ताप गुणांक का क्या मतलब कि भाई अभिक्रिया का ताप गुणांक कितना होता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग बदल रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ताप गुणांक, और इसको म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। पर इतनी सारी चीज़ें नहीं है, आपको इतना ध्यान में रखना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपन ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अपन इस चैप्टर के अंदर अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन अभिक्रिया के वेग, उसकी परिभाषा, औसत वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। टक्कर सिद्धांत पढ़ चुके हैं और वेग को जो 6 कारक प्रभावित किए थे वो पढ़ चुके हैं। अणुसंख्यता क्या होती है ये देख चुके हैं, कोटि क्या होती है ये देख चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की कोटि की अभिक्रियाएं। अपन फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें कौन सी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, देखो सबसे पहले मैं आपको वापस से रिकॉल कराता हूं एक बार बैक में जाकर के कि कोटि क्या होती है।
सांद्रता की जो घात है, अगर अपन वेग व्यंजक लिखें तो सांद्रता की जो घात हैं उनका जो योगफल है उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो इसमें घातों का योगफल कितना आने वाला है, 0। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक था के, उसकी इकाई क्या आई थी, सेकंड इनवर्स। और जो वेग नियतांक आने वाला है वो क्या आने वाला है, जैसे मान लो ये रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y, ये लिख दिया अपन ने। मतलब ये अपने वेग व्यंजक लिख दिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर ये अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो घातों का योगफल कितना आना चाहिए, 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 आएगी, है ना, तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये तो अपने 2 मान लिए, ये अभी देखना अभी समझ में आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मान लो ये a की है, इसकी पावर x है ना, अगर ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो x इक्वल टू क्या है, 0। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k a की पावर 0, और a की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। मतलब अभिक्रिया की जो वेग, अभिक्रिया का जो वेग है उसके ऊपर अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की परिभाषा भी यहीं से अपन निकाल सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, तो कोटि क्या होती है, सांद्रता घातों का योगफल। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसकी वेग व्यंजक में सांद्रता की घातों का योगफल 1 हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, अभिकारकों की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। अभिकारकों की सांद्रता क्या है, A। तो A की सांद्रता अपन बढ़ाएं या A की सांद्रता अपन घटाएं, अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अभिकारकों की सांद्रता का वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया एक तो कौन सी हुई, वेग व्यंजक में, वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योगफल शून्य हो। एक तो ये बात हुई, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अपन ने शून्य किया x प्लस वाई का, या फिर x की वैल्यू शून्य रखा तो ये क्या आया, k ही आया। इसमें भी अपन कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें इन दोनों का योगफल 0 आएगा तो ROR क्या आएगा, k ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता का घातों का योगफल क्या आना चाहिए, 0। अगर वो 0 आया, अपने यहाँ पे 0 लिखा, सांद्रता की घात 0 लिखा, तो ROR इक्वल टू क्या आया, k, मतलब नियतांक। तो दूसरा क्या हुआ, अभिकारकों की सांद्रता का, अभिकारकों की सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो दो चीज़ें हुई, शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी हुई, जिसमें सांद्रता वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता का योगफल क्या होना चाहिए, 0। या फिर दूसरी, अगर सांद्रता का अभिकारकों की सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मैंने कोई रटा के नहीं लिखा है, वही सांद्रता शून्य कोटि की अभिक्रिया से लिखा है। शून्य कोटि मतलब कोटि का मान 0, कोटि का मान 0 लिखा तो सांद्रता के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2a लिख दूँ तब भी इसका मान क्या आएगा, 1। अगर मैं यहाँ पे 10a लिख दूँ तब भी इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएं चाहे घटाएं, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने या घटाने के ऊपर अभिकारकों जो अभिक्रिया का जो वेग है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी अभिक्रिया कौन सी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ये चीज़ हुई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब इसका वेग व्यंजक अपन निकालेंगे, उसी से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखो,
अपन कोई रासायनिक अभिक्रिया में लेते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट। मान लो कोई रासायनिक अभिकारक है ए और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है या फिर ये उत्पाद में परिवर्तित हुआ। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर देखो t इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, क्या समय कभी 0 है या कभी हो आता ना होगा, ठीक है। तो शून्य कभी नहीं होता है समय। t इक्वल टू 0 का मतलब होता है जब अपन ये काम करना शुरू कर रहे हैं इस अभिक्रिया के ऊपर, जब अपन काम करना शुरू कर रहे हैं, जब अपन इसका अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं, तब होता है t इक्वल टू 0, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 के ऊपर अपन ने क्या देखा, इसकी जो सांद्रता है वो अपन ने क्या ली a, और प्रोडक्ट कितना था 0, क्योंकि ये अभिक्रिया अपने ली है। तो ऐसे भाई 0 सेकंड के अंदर ही मतलब ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, जैसे मान 6 10 की पावर माइनस 12 जो सबसे अति मंद अभिक्रिया थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि इसमें 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 12 का समय लगता है, ठीक है। तो a इक्वल टू इसकी सांद्रता तो अपने क्या ले ली a, t इक्वल टू 0 पर, और प्रोडक्ट की सांद्रता 0, t इक्वल टू t समय पर, मतलब कुछ समय के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद में ये जो अभिकारक अणु हैं उसकी सांद्रता में कुछ परिवर्तन हुआ, इसमें से कुछ घट गया x, a में से x घट गया। घट क्यों गया, क्यों a में से जो x क्या बन गया, उत्पाद बन गया। जितनी सांद्रता थी उसकी कुछ सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित होगी, उस कुछ को अपन ने मान लिया कि x सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित, तो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख लिया अपने, a और t समय पर a माइनस एक्स, और जो उत्पाद की सांद्रता है वो कितनी होगी, x हो गई, ठीक है। अब अपन इसका वेग व्यंजक लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू k a की पावर 0, ये होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यार शून्य कोटि की भी क्रिया है तो a की पावर 0 होगी। शुरू में इसकी पावर सांद्रता a थी तो a की पावर 0, तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू क्या आया, k आया। दूसरी बात, अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन शुरू में क्या पढ़ा था, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब सांद्रता में जितना परिवर्तन आया वो और समय में जितना परिवर्तन लगा वो। तो सांद्रता में कितना परिवर्तन आया, x परिवर्तन हुआ और x उत्पाद बना, तो x, और समय में कितना 0 से t, तो ये कितने पे पहुंच गया, t पे। अब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x बाई टी, ठीक है। तो इन दोनों से, इस फर्स्ट और इस सेकंड, इन दोनों से देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों, तो k इक्वल टू हो जाएगा x बाई टी, ठीक है। या फिर ये तो अपना सीधा सिंपल तरीका हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा k इंटू टी। ये तो मेरा ऐसे सीधे तरीके से निकालने का तरीका, औसत वेग से अपन ने निकाल लिया। दूसरा इसका तरीका और है, वो और मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका देखो यहाँ से वापस से, ठीक है। ये वैसे आसान पड़ता है क्योंकि आपको डेरिवेशन तो कोई करवाएगा नहीं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, सीधी सीधी बात ये है। तो x इक्वल टू KT अपन ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा इसका क्या तरीका है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसमें यहाँ तक तो ये लिखो, अभिक्रिया का जो वेग है वो k a की पावर 0, तो k बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या बन गया, k, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k बन गया। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अपन ने ये औसत वेग से निकाला है। जो तात्क्षणिक वेग होता है वो क्या होता है, dA बाई dt, और अभी कारकों का पढ़ रहे हैं इसलिए अपन ने क्या लगा लिया, माइनस का चिन्ह लगा लिया, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन गई, dA बाई dt। अब dA बाई dt हो गया। अब ये जो dA है मतलब A की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कितना है, x जितना, तो x बाई dt इक्वल टू क्या आया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x बाई dt, और रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या है, k, तो k इक्वल टू x बाई dt, तो k dt इक्वल टू क्या आया, x। अब ये समाकलन हो रहा है इधर, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो k और t प्लस c इक्वल टू x, ये c क्या है, समाकलन नियतांक है। इसकी जगह अगर x की जगह 0 माना था और t इक्वल टू 0 माना था, तो इस c की जगह क्या मान लेंगे, 0, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, k t आ जाएगा। तो ऐसे समाकलन कर कर कि भाई वही आंसर आता है, इससे भी वही आंसर। कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है x बराबर kt, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद में
ये तो इसका वेग नियतांक बन गया x बराबर kT। दूसरा इसमें अर्ध कोटि की जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसके अंदर अपन क्या निकालते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में, दूसरा अपन इसमें निकालते हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, देखो अर्ध आयुकाल क्या होता है, ऐसा समय जिस समय के ऊपर कोई भी हो, चाहे मैं एक कॉमन अर्धायुकाल की परिभाषा बता देता हूँ, चाहे वो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, प्रथम कोटि की हो, द्वितीय कोटि की हो, ऐसा समय जिसके ऊपर अभिकारकों की जो सांद्रता है उसका मान आधा रह जाए, उस समय को बोलते हैं अर्धायुकाल। चाहे वो 50 सेकंड हो, 5 हो, 15 हो, कितनी भी हो, लेकिन वो समय जिसके ऊपर जो अभिकारक अणु है उसकी सांद्रता का मान आधा रह जाए उसको क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल बोलते हैं। और इसको किससे दर्शाते हैं, टी हाफ से दर्शाते हैं। टी तो समय का है और हाफ का मतलब अर्धायुकाल। तो ऐसा आयुकाल या ऐसा समय जिसके ऊपर अभिकारकों की सांद्रता क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल बोलते हैं। तो इसका वेग व्यंजक अपने क्या बनाया, x बराबर क्या बनाया, kT। अभी x क्या है, अभिकारकों की वो सांद्रता जो उत्पाद में परिवर्तित हो गई, मतलब वो खर्च हो गई, तो इसका मतलब ये जितने पे आधी रह जाएगी उस समय पे ये क्या बन जाएगा, टी हाफ बन जाएगा, है ना। तो अर्धायुकाल पर यहाँ पे ऐसे लिख दो, या फिर टी हाफ पर, तो x/2 क्योंकि इसकी आधी सांद्रता रह जाएगी, और k की जगह तो नियतांक है, और t को अपन क्या लिख देते हैं, टी हाफ। क्यों, क्योंकि ये अर्धायुकाल को बता रहे। तो टी हाफ इक्वल टू क्या बन गया, x/2k, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, टी हाफ बन जाएगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसके ऊपर ये डेरिवेशनों में से कुछ भी नहीं आएगा, नए अर्धायुकाल की परिभाषा आएगा। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक न्यूमेरिकल दे देगा, कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल देगा। जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बना के बताता हूँ। आपको ऐसे पूछेगा कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसका वेग नियतांक इतना है, दे देगा, है ना। फिर ऐसे बोलेगा कि भाई मतलब इसकी सांद्रता है ना 20 m थी, 20 m इसकी सांद्रता थी, तब इसके जो अभिक्रिया का जो वेग था वो था मान लो 5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, है ना, यूनिट सहित। अब इसका जो सांद्रता है उसको अपन 40 m कर दिया, या फिर ऐसे बोल देगा कि भाई जो अभिकारक की जो सांद्रता है उसको अपन ने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो अभिकारकों की सांद्रता अगर अपन दुगुनी कर देते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा, तो अभिक्रिया का या वेग कितने गुना हो जाएगा। तो अभी क्या अभिक्रिया का जो वेग है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, नहीं करता ना। सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होती है, सांद्रता की घातों का योगफल कितना होगा, 0। या फिर देखो अभिकारकों की सांद्रता का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी लाइन से क्वेश्चन पूछता है। पर वो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा भाई कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसका सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर आप आंसर बताओ शून्य कोटि, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इसकी सांद्रता इतनी है, फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता इतनी कर दी, पहले वेग इतना था, तो बताओ दुगुनी सांद्रता करने पर या 3 गुनी सांद्रता करने पर वेग कितना होगा, है ना। ऐसे पूछेगा। तो सांद्रता को दुगुनी करो चाहे 10 गुनी करो, वेग वही रहने वाला है, क्योंकि वेग का सांद्रता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट हुई। उसके बाद में अपन कल डिस्कस करेंगे कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, एक तो इसमें बची है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और एक इसके अंदर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बाद में इसमें एक चीज़ और बची हुई है, कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, उसका थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है अपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो कुल मिला के अपन प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ेंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बाद में इसमें एक ऊर्जा वितरण वक्र है वो पढ़ेंगे। फिर एक आरएनएस की एक मतलब लॉग लेकर के एक व्यंजक दिया हुआ, उसका एक वक्र बनाया हुआ, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। और ये 2 या 3 टॉपिक बचे हैं, ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। इतना ही चैप्टर है। थैंक यू, टेक केयर।